तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, आर्टिकल नंबर 6.4। काइनेटिक एनर्जी कहता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी डॉट वी, और वी डॉट वी यानी वी स्क्वायर होता है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, आई डॉट आई 1 होता है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है, और वी डॉट वी स्क्वायर होता है। और डॉट प्रोडक्ट होने के कारण जैसे लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब तो आप इसे हाफ एम वी स्क्वायर ही बोलिएगा, वी डॉट वी बोलने का ज्यादा कोई मतलब नहीं, बस आगे लिख दीजिए being a dot product kinetic energy is a scalar quantity. डॉट प्रोडक्ट होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और कहना काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, मतलब इससे अब ज्यादा डिस्कस करने से फायदा नहीं है। जितना ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, जितनी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, उतना वो पूरा उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। जितनी किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है, उतना ही तो वो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस लाइन को ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कहता है दिस नोशन हैज बीन इंट्यूटिवली नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम हैज बीन यूज्ड टू ग्राइंड कॉर्न, सेलिंग शिप्स, एम्प्लॉय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। बस जितनी काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में है, उतनी ही आप उस ऑब्जेक्ट से वर्क ऑब्टेन कर सकते हो। ये लाइन चलिए डैश करके लिख तो लेते हैं, और किसी काम की नहीं है। लिख दीजिए आगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क दिस ऑब्जेक्ट कैन डू। जितनी किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, उतना ही तो वो वर्क किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कर सकता है, जब ये उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो सीधे काम की बात है। ये सॉल्ड एग्जाम्पल ये देखते हैं। कहता है इन अ बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन और पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ तक तो कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए ये पुलिस ऑफिसर है कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन है, इनमें कोई भी जरा सा भी आपका ध्यान ना जाए। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स। हाँ, बुलेट का मास दिया है और वो ग्राम में दिया है, जरूरत पड़ेगी तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मैथमेटिकल जानकारियां हैं उन पे हम ध्यान दे रहे हैं। स्पीड भी इतनी दी है। और सॉफ्ट प्लाईवुड पे है जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। द बुलेट इमर्जेस with only 10% of the initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, चाहे आप एग्जाम्पल 6.4 लिख दीजिए, और नहीं तो बस इतना ही लिख दीजिए, मास है 50 ग्राम्स और इनिशियल स्पीड है u है 200 मीटर पर सेकेंड, एंड थिकनेस ऑफ अ प्लैंक, एक प्लाईवुड का पीस है, उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 2.00 सेंटीमीटर कह रहा है, खाली 2 सेंटीमीटर भी कह सकता था, पर 2.00 का मतलब होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट नापने का प्रोविजन था। उस इंस्ट्रूमेंट में टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मेजरमेंट का प्रोविजन था। तो हमको ये नहीं सोचना है कि यार इसने 2 क्यों नहीं बोला, 2.0 क्यों नहीं बोला, 2.00 क्यों बोला। उन सब के रीजंस हैं जो इस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहता है बुलेट जब इमर्ज करती है तो उसमें एनर्जी केवल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 10% बची है। तो हम ये भी लिख दीजिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्लैंक में जब ये घुसा, प्लाईवुड के पीस में घुसा, तो प्लाईवुड इसके मोशन को प्लाईवुड के थ्रू अपोज करेगा। वो तो ज्यादा थिक प्लैंक नहीं है, नहीं तो शायद ये बुलेट उसमें डेड स्टॉप ही हो जाती। तो खैर बुलेट बाहर निकली और उसमें 90% एनर्जी वो लूज कर चुकी है। तो अब कह रहा है उसकी आप वेलोसिटी बताइए। हाँ, ये इसी टाइप के एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस अब इम्पोर्टेंट है। खासतौर से नीट की अगर बात करें तो सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है। तो उसने ये कहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, जो केई फाइनल है, जो भी जानकारी वो आपको बोल के बताता है, उसको आपको मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म करना है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10% ऑफ केई इनिशियल। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 10/100 into half m u square. So half m v square is equal to 0.1 into half m u square. m और m कैंसिल हो गया, और ये half और half भी कैंसिल हो गया। v square is equal to 1/10 u square. Initial
इसमें हमको स्पीड दी है 200 मीटर पर सेकेंड। तो थिकनेस विकनेस से भी कोई मतलब नहीं है और मास वास से भी कोई मतलब नहीं है, बस इक्वेशन अगर आप ढंग से बना ले तो v स्क्वायर इज 1/10 into 200 का स्क्वायर, मुझे लगता है ये प्रॉपर यूनिट्स में दिया गया है मुझको। तो v जो है वो है 1/10 into 200 200/10, इसका सही जवाब मुझे लग रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानी है आपके, √10 कितना होता है, ये वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए। जो √10 होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होता है। पाई यानी 3.14, 3 3 is 9, √10 की जगह √9 होता तब तो आंसर डेफिनेटली 3 आता, √9 तो 3 आता, तो ये 3 से थोड़ा सा बड़ा, पाई के बराबर। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर होती है। तो ये 200 इनफैक्ट हो गया 1/5 into 200। और मैं आपसे यहाँ भी कहना चाहूंगा ये जो 1/5 जो है ना, ये 1/3.14 है, ये 10 अपॉन मतलब बेसिकली ये इस 1/5 को आप लिखे पाई का पाई स्क्वायर, ये पाई अपॉन 10 हो गया, ये 3.14 अपॉन 10 हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1/पाई को की वैल्यू भी आप रख लो, उसे पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो ताकि डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर हो जाए, फिर आप उसे 10 कह दीजिएगा, तो ये 0.314 हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली 0.314 into 200 हो गया, तो 31.4 into 2 हो गया, ये 62.8 टाइप का कुछ आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन मिलेगा उसे आप ढूंढ लीजिएगा। सो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर नीट 2023। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए सर, ये पाई बाय पाई स्क्वायर कैसा है ये बता दीजिए एक बार। मुझे ना पहली बात तो ये है कि जो √10 है वो अप्रोक्सीमेटली पाई होता है, ये याद करना है, क्योंकि √9 होता तो आंसर 3 होता, √10 है तो आंसर 3 से थोड़ा बड़ा है, और पाई की √10 की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, √10 की एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली तो 3.18 होती है और पाई 3.14 होता है, पर क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन अलाउड है हमको, 4 ऑप्शंस में से नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है हमको, तो मैं √10 को अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर ले सकता हूँ। अब अगर कभी मुझे 1/पाई निकालना हो तो मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो ये न्यूमरेटर में पाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पाई स्क्वायर को तो हम 10 कह ही रहे हैं, पाई स्क्वायर को तो हम 10 कहते ही हैं, इसका स्क्वायर जो है वो 10 आ ही जाएगा, तो ये पाई/10 हो जाएगा, तो ये 3.14/10 हो जाएगा, तो ये 0.314 हो जाएगा। अब आपको ये रीजंस शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि √10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई और 1/5 इज इक्वल टू 0.314। ये अगर आप इसे अपनी इस जर्नी में 2000 बार यूज कर लेंगे तो आपको ये जरूरत नहीं रह जाएगी, अभी तो जरूर समझना ही चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, पर फाइनली ठीक है ये डेरिवेशन भी आपको आना ही समझना चाहिए। मैंने पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, न्यूमरेटर में से पाई और डिनोमिनेटर में बन गया पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है। फाइनली मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल्स में जंप पे इन्हें यूज करना है जहां से इन्हें आएंगे, और अगर आप बहुत बार इन्हें यूज कर लेंगे तो बस फिर आपको इनके रीजंस अगर आप भूल भी जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे जस्टिफाइड है। हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो ठीक है, आपको रीजंस का जाना चाहिए, पर उससे ज्यादा नहीं। रीजंस भी इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल कंक्लूजन। अगर फाइनल कंक्लूजन में आप वीक हो रहे हैं तो हाँ, आपके पास इतना तरीका होना चाहिए कि आप अपने डेरिवेशन को फिर से करके देख सकें, पर ये नहीं मिलना चाहिए। मैंने सवाल पढ़ा था, बेसिकली दी गई जानकारी को मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म किया, उससे कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 10% है। अब कैलकुलेशन से तरीके आपके हो सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद है उससे आप कैलकुलेट करें, पर इक्वेशन बनाने का तरीका मेरा देखें। उसने इक्वेशन कहा था फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने ऐसा नहीं किया जैसा कि एनसीईआरटी ने किया। एनसीईआरटी ने पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जब पूरा उसने हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली 1000 जूल,
फिर उसका 10% निकाला 100 जूल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 100 से इक्वेट किया। ये तरीका बस ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली इक्वेशन अगर आप प्रॉपर बनाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो उसका फायदा उठाना चाहिए कि भाई LHS में भी काइनेटिक एनर्जी है, RHS में भी काइनेटिक एनर्जी है, तो मास तो कैंसिल होना ही चाहिए। इक्वेशन प्रॉपरली बनाना इस समय आपका मेन एम है, वो आप सीखिए। बाकी कैलकुलेशंस के तरीके आपके अपने हो सकते हैं और उनमें थोड़ी बहुत कमजोरी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी थोड़ी सी मैथमेटिक्स ही सीखनी है। जितनी इस सवाल में मैथमेटिक्स आपके सामने आई है, तो इतनी मैथमेटिक्स अगर आपको लगता है कि आप 2 इयर्स के एंड में, बाय द एंड ऑफ 12th, इतनी मैथमेटिक्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो पहले से आपका मैथ्स में क्या कॉन्फिडेंस लेवल है उससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज सीखनी है इक्वेशन बना पाना। कैलकुलेशन तो आप डेफिनेटली सीख ही जाएंगे, उसका फोबिया तो निकल ही जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। ये जानकारी ये भी दे रहा है कि स्पीड इज रिड्यूस बाय अप्रोक्सीमेटली 68%, नॉट 90%। इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, इन बातों पर ध्यान ना दें। वो ये कह रहा है भाई केई जो है वो 90% से डिक्रीज हुई है, पर केई में जो जितना चेंज है वही वेलोसिटी में चेंज होगा, ये जरूरी नहीं है। जो केई में चेंज है वो अलग ही चीज है। वो तो डैश करके एक जानकारी लिख तो सकते हैं, ये मैं तो इसे इसने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको आप पढ़ोगे तो आप और इधर उधर घूम जाओगे, अपना मेन जो कोर मैटर है उससे आप डिविएट कर जाओगे। इसने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, डैश करके लिख दीजिए कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द सेम एज परसेंटेज चेंज इन स्पीड। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट द सेम एज परसेंटेज चेंज इन स्पीड। कोई बात ही नहीं है, कुछ करने का मतलब ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। इसको लिख दीजिए यूजलेस, इडियोटिक, स्टेटमेंट बेकार। हाँ, उसे अगर पढ़ाना चाहिए था तो ये कहना था कि जो डेल्टा के है, जो के फाइनल माइनस के इनिशियल है, अगर उसे कुछ पढ़ाना नहीं था तो उसको ये कहना था कि ये ऐसा नहीं है कि डेल्टा के इक्वल टू हाफ एम इनटू डेल्टा स्पीड या डेल्टा वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा नहीं, ये गलत, ये पढ़ाना चाहिए था। पर ना मैं इसमें इंटरेस्टेड होगी ना इसमें इंटरेस्टेड हूँ ज्यादा। आप डेल्टा के को ये नहीं कह सकते कि हाफ एम बी माइनस यू का स्क्वायर, ये नहीं कह सकते। अगर कुछ पढ़ाना ही था तो उसे ये पढ़ाना चाहिए था कि इन दोनों एक्सप्रेशन के फर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आता है और वी माइनस यू का होल स्क्वायर नहीं आता है। और वो तो कह रहा है कि डेल्टा के इज नॉट इक्वल टू डेल्टा वी, ऐसा कह रहा है। तो हाँ, ये कहाँ से होगा? काइनेटिक एनर्जी में 90% रिडक्शन हुआ है और स्पीड में 68% रिडक्शन हुआ है। उन बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, इन पे आप जरा हल्का सा थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। अगर ये काम की है तो ये दोबारा आपके सामने फिर आ ही जाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये झक मार के आपके सामने बार बार आएगा, तो ही हम इसे करें, और नहीं तो हम इनके लिए ऐसी चीजों के लिए ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली एक डिविएटिंग स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने दे दिया। ये इसका फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ है, बस फ्लो ही अपना इधर उधर करता रहता है, यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें करता है, इसलिए एनसीईआरटी हल्की सी टफ हो जाती है। वरना ये डेफिनेटली बहुत ही प्यारी बुक है, एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज दिस बुक इज सर्टेनली फार 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 बेटर देन इवन एचसी वर्मा। ओके, 6.5 की बात करें, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब देखिए, अभी तो कहता है इसने लिखा है, चलिए पढ़ते हैं, कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। फोर्स जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में चेंज ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम खुद जिस फोर्स से पढ़ते हैं वो फोर्स कभी ज्यादा होता है, वो फोर्स कभी कम होता है, इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। कहता है इट्स अ वेरिएबल फोर्स व्हिच इज मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड। और फिगर 6.3 इज अ प्लॉट ऑफ वेरिंग फोर्स इन वन डायमेंशन। 6.3a में उसने दिखाया है, एफएक्स ग्राफ दिखाया है, और फोर्स कांस्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा इज स्मॉल। ये देखिए, आपकी हेडिंग दे दीजिए, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स है और ये एक्स है, और ये फोर्स का जो वेरिएशन है वो इस तरह से हो रहा है, फोर्स का जो वेरिएशन है वो इस तरह से हो रहा है। ये अगेन एक बार हमें डेरिवेशन समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। कहता है आप यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर करिए,
और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, वो f इंटू एक्स होगा, और f इंटू एक्स ही तो वर्क होता है। एक एलिमेंट्री रेक्टेंगल लीजिए, ये इस पोर्शन को तो आप डेफिनेटली एक रेक्टेंगल मान ही सकते हैं, तो इसकी ब्रिथ को मैं dx मान देता हूँ, तो dw हो जाएगा f इंटू dx, जहाँ f इस जगह वैल्यू है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और अगर आपको पूरा वर्क चाहिए, तो ऐसे और छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरियाज को ऐड कर दीजिए, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा और वो इंटीग्रेशन ऑफ f dx होगा। बस ये बात काम की नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें। मैं जो उसने लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। कहता दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.3a, कहता एडिंग सक्सेसिव रेक्टेंगुलर एरियाज वी गेट द टोटल वर्क डन। अब उसने समेशन किया है, पहले मैं समेशन की जगह फाइनली सीधे इंटीग्रेशन पे चला जाता हूँ। वो बीच की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं लिमिट विमिट वाली, वो प्लीज पूरी तरह इग्नोर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कचरा है ये, वेयर LIM लिमिट्स, LM स्टैंड्स फॉर द लिमिट ऑफ द सम व्हेन डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0। ये सब बिल्कुल समझने की कोशिश न करें और टोटली इग्नोर करें आप तो इसके। मैंने आपको ये समझाया है कि आप एक एलिमेंट्री रेक्टेंगल लीजिए और उस रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ये उस dx के डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन है। अगर पूरा वर्क डन चाहिए तो ऐसे सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के सम को ऐड कर दीजिए। मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनल फैसला देना चाहता हूँ। फाइनल फैसला ये, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसे फिर से दोबारा लिख दीजिए कि बाकी सब भूल जाइए, इसे दोबारा आप कभी पढ़िएगा भी मत। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है 5 स्टार वाली कि एरिया अंडर fx ग्राफ, एरिया अंडर fx ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। fx ग्राफ का एरिया क्या बताता है डायमेंशनली, अगर ये आपको जानना हो तो आप f इंटू एक्स करके देखिए। f इंटू एक्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और वो वर्क डन होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि fx ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है, और वहां पे फिर से 5 स्टार लगा के लिख दीजिए एरिया अंडर ft ग्राफ। अगर ये fx ग्राफ है, ये अलग चीज है, ft ग्राफ है, तो ft ग्राफ का जो एरिया होता है वो डेल्टा p होता है, चेंज इन मोमेंटम। ft ग्राफ का एरिया क्या होता है अगर आपको निकालना है तो आप डायमेंशनली f इंटू टी करके देखिए, f इंटू टी वो हो गया डेल्टा p। तो वार्निंग लिख दीजिए कि न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चेक वेदर इट इज fx ग्राफ और ft ग्राफ। न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले ध्यान से चेक करना चाहिए कि ये fx ग्राफ है कि ft ग्राफ। बस fx ग्राफ है तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, और ft ग्राफ है तो जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको इंपल्स मिलेगा डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। और फिर फाइनल दोबारा फिर से फैसला लिख दीजिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पूरा सर आपने fx ग्राफ के अलावा fx ग्राफ बोला है, एक fx ग्राफ बोला है, फिर ft ग्राफ बोला है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स टाइम इज डेल्टा p। इसमें x ग्राफ जो है f और x के बीच में है कि f और t के बीच में, ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती होने की थोड़ी संभावना है शुरू में, या तो एकदम शुरू में या जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए तब गलतियां होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। फिर से हेडिंग दे दीजिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट x, और अगर वेरिएबल फोर्स है, अगला है ये कांस्टेंट लिख देता हूँ, वेरिएबल लिख देता हूँ, इज इक्वल टू F डॉट dx। ऐसा ये अगर कांस्टेंट फोर्स है तो बस f इंटू एक्स कर दीजिएगा या f इंटू डी कर दीजिएगा, और वेरिएबल फोर्स है तब तो इंटीग्रेशन लगेगा, वेरिएबल फोर्स है तब तो इंटीग्रेशन लगेगा। इसके सवाल में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसी के सवाल में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वेरिएबल फोर्स के कोई इजी क्वेश्चंस होंगे तो हम कर लेंगे, पर थोड़े भी एडवांस क्वेश्चन हुए तो हम उन्हें छोड़ देना चाहेंगे। एनसीईआरटी की थियोरी भी अपने आप में बहुत ही वास्ट है और बहुत ही मैसिव है, और वो भी पूरी तरह ढंग से परफेक्शन के साथ कर पाना लिमिटेड टाइम में एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा ही है। तो इसी पे ज्यादा फोकस करिए। इसके क्वेश्चन देखें वेरिएबल फोर्स के तो शुरू में आप छोड़ ही दें तो ज्यादा बेहतर। अब एक और बात यह है कि अगर ये सवाल आप सिर्फ तभी कर पाएंगे
ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस आप तभी कैरी आउट कर पाएंगे जब आपको f की इक्वेशन x के टर्म्स में दी गई है। अगली लाइन में लिखिए, इंटीग्रेशन कैन बी कैरिड आउट ओनली इफ integration can be carried out only if we have been given equation of f. Equation can be carried out only if we have been given equation of f in terms of x. अगर f की इक्वेशन x के टर्म्स में दी गई है तो ही आप ये इंटीग्रेशन कैरी आउट कर पाएंगे। मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि f इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ उसे देना चाहिए where f x is, we must have been given an equation of force as a function of x, तो ही आप वो इंटीग्रेशन कैरी आउट कर पाएंगे। खैर इस बारे में हम ज्यादा ना बात करें और इस टाइप के सवालों पर ज्यादा ना ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा। वेरिएबल फोर्स की बातें ज्यादा ना ही करें तो अच्छा है। जब कांस्टेंट फोर्स वाली चीजें हमें याद हो जाएं और उनमें मास्टरी हो जाए तो वेरिएबल फोर्स वाले कब हमसे अपने आप बनने लगेंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। तो बड़ा क्लियर होना चाहिए पहले कि आपको सब कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको नहीं करना है। फिगर 6.3 के नीचे देखते हैं क्या लिखा है। कहता है द शेडेड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द वेरिंग फोर्स ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये पिछले डायग्राम की बात कर रहा है। एंड कहता है बाय एडिंग द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, तो हमें टोटल वर्क डन मिल गया। द एरिया अंडर द कर्व इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन। हाँ, ये एक बात समझ दीजिए आप कि इंटीग्रेशन वाली बात से ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है। वो इंटीग्रेशन वाली बात आप साइड में लिख दीजिए कि इंटीग्रेशन डज नॉट गिव एन अप्रोक्सीमेट आंसर। ये प्योर मैथमेटिक्स है और हाई लेवल मैथमेटिक्स है और ये अप्रोक्सीमेशन नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर देती है। पढ़ा तो हमने उसे बहुत ढंग से है ही नहीं, ऐसे ही अंदाजे से उड़ा दिया कि छोटे छोटे रेक्टेंगल के सम को ऐड कर दीजिए तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं कुछ छूट जाएगा। नहीं, वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग और ये एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर होता है। ये पॉइंट भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एनसीईआरटी में है तो हमने बता दिया, पर ये पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। एग्जाम्पल 6.5 देखते हैं, थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, पर हाँ ये फोकस करने लायक है, ये फिर भी ज्यादा ध्यान देने लायक है। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह रहा, पर हाँ हम इसमें सीखेंगे काफी कुछ। इंपॉर्टेंट से मेरा केवल मतलब होता है जो एग्जाम में आ सकता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैं इसे इतना ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मानता, पर चलिए लर्निंग इन्वॉल्व है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इंटीग्रेशन ज्यादा करना होगा तो मैं छोड़ ही दूंगा सवाल को। एग्जाम्पल 6.5 कहता है अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज अ रफ सरफेस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिचुएशन विजुअलाइज तो हो गई है हमें। She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. उसने जो applied force है, external force trunk पे जो लग रहा है वो 100 Newton। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton। पहले तो उसने 10 मीटर डायग्राम को देखें तो 10 मीटर तक उसने फोर्स 100 न्यूटन पे कांस्टेंट रखा और अगले 10 मीटर तक उसका फोर्स घट के 10 से 20 हो गया, सॉरी 100 से 50 हो गया। The total distance traversed by the trunk has been 20 मीटर दिया, डायग्राम में भी दिख रहा है, अलग से बोला भी है, और मैथमेटिकल बातें ही हम केवल सवाल में समझते हैं। कहता है प्लॉट द फोर्स अप्लाइड। पहले तो बस यही है, आप एग्जाम्पल 6.5 डाल लें कॉपी में और बस बता दीजिए इसका ग्राफ बना, एफएक्स ग्राफ बना, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, और ये 10 मीटर लिख लेता हूँ, 0 मीटर लिख लेता हूँ और 20 मीटर लिख लेता हूँ। तो क्या होगा कि इधर तो फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पर तो फोर्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन पे, और यहाँ पर फोर्स 50 न्यूटन हो गया है, यहाँ फोर्स 50 न्यूटन हो गया है। 10 मीटर तक तो उसका अच्छी दम थी, ताजा ताजा खाना खाया था, 10 मीटर तक तो फोर्स कांस्टेंट रहा। उसके बाद फोर्स ग्रेजुअली लीनियरली घट के, फोर्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली टायर्ड हुई है, ये फोर्स घट के लीनियरली 100 से 50 हो गया। ये एफएक्स ग्राफ। मैं इस पे एक भी स्टार नहीं दे रहा हूँ, सवाल का एक पार्ट था कि ग्राफ बनाइए, एक भी स्टार मैंने इस पे नहीं दिया है।
बस तो निकालना क्या है, असली चीज तो ये है, कहता है प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाना है। फ्रिक्शनल फोर्स को भी आपको ग्राफ को दिखाना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को 50 न्यूटन है, मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स को इस समय -50 न्यूटन पे कांस्टेंट है थ्रू आउट। फ्रिक्शनल फोर्स शायद 50 न्यूटन पे कांस्टेंट ही है थ्रू आउट, ऐसा ही कुछ सवाल में बोला है। और अभी फ्रिक्शन इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन, देयर इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ मोशन। वुमन ने जो फोर्स लगाया है वो मोशन क्रिएट कर रहा है। अब अगर कोई और फोर्स है तो फिर फ्रिक्शन कहेगा ठीक है, फिर तो मैं ऑपोजिट फोर्स है। अगर कोई भी फोर्स नहीं है पहले से जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, तो फिर फ्रिक्शन दया खा के मोशन आगे क्रिएट करता है। अगर मेरे को जमीन पे चलना है तो कोई फ्रिक्शन मेरी मदद करेगा, मैं जमीन पे पैर मारूंगा और फ्रिक्शन भी मुझे आगे ले जाएगा, क्योंकि मुझ पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। पर अगर कोई धक्का दे देगा मुझे और लुढ़का देगा जमीन पे मुझे, तो फिर फ्रिक्शन मेरे मोशन को अपोज करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, देन फ्रिक्शन इज अ नेगेटिव फोर्स। ये बात आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, जब 4 स्टार लगा दीजिए, लिख दीजिए when there is an external force on a body, there is an external force on a body trying to create motion in it, there is an external force act on a body trying to create motion in it, then friction is a negative force। तब फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। और कोई भी नहीं है तो ये बेचारा दयालु है, कहता चलो मैं ही मोशन क्रिएट करा देता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो फ्रिक्शन ऑपोजिशन में आ जाता है, और कोई भी नहीं है तो बस यही सपोर्ट करता है मोशन को, इसी की वजह से मोशन क्रिएट होता है। तो चलिए कम से कम ये एक लाइन तो हमने दोबारा हमें और ज्यादा क्लियर हुई। हमें तो बड़ी चिंता थी, परेशानी थी, कब फ्रिक्शन पॉजिटिव है और कब फ्रिक्शन नेगेटिव है। अगर फ्रिक्शन मोशन, अगर कोई और फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन मोशन क्रिएट करेगा, और अगर ऑलरेडी एक फोर्स है जो मोशन क्रिएट करना चाह रहा है तो फिर फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया है, और अगली उस हिसाब से अगली लाइन में बोला तो है कि विच इज 50 न्यूटन थ्रू आउट फ्रिक्शन 50 न्यूटन। जी बोले एनीबॉडी? सर जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो 50 न्यूटन है, तो जब फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन 50 न्यूटन था तो बॉक्स मूव कैसे कर रहा था? उस समय अचानक ही कुछ डिस्कस करेंगे हम। बॉडी ऑलरेडी एक्सेलरेटेड थी, क्योंकि उस पे अप्लाइड फोर्स शुरू में 100 न्यूटन था और फ्रिक्शनल फोर्स शुरू में 50 न्यूटन था। तो शुरू में बॉडी पे एक नेट फोर्स था, तो शुरू में बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि अप्लाइड फोर्स भी 50 हो गया और फ्रिक्शन भी 50 हो गया। उस समय नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, पर एकदम से बॉडी रुक थोड़ी ना जाएगी। अप्लाइड फोर्स भी 50 है घट के, और फ्रिक्शन तो 50 ही है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब नेट फोर्स 0 होगा, उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा वी 0 हुआ है, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0 हुआ है, वी 0 नहीं हुआ है। अगर बॉडी पहले से रेस्ट पे होती और नेट फोर्स 0 होता तो बॉडी रेस्ट पे ही बनी रहती, पर अगर बॉडी पहले से मोशन में है और नेट फोर्स 0 हुआ है तो बॉडी मोशन में बनी रहेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम शायद वर्ड हमने कभी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ा देंगे आपको इस पूरे डिस्कशन में। अगर पहले से रेस्ट पे है और उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो फिर बॉडी रेस्ट पे ही बनी रहेगी। मैं पहले तो आपको यही पढ़ा देता हूँ, फिर मैं सवाल में आगे जाऊंगा। आप हेडिंग दे दीजिए, सवाल की सॉल्यूशन में हम अलग से आते हैं। पहले आप हेडिंग दे दीजिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, STATIC, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तो हम समझते हैं कि नेट फोर्स 0, तो लिख दीजिए व्हेन अ बॉडी इज ऑलरेडी एट रेस्ट, when a body is already at rest and net force on it becomes 0, then the body continues to remain at rest। अगर बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है और उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी रेस्ट पे ही बनी रहती है, और रेस्ट इन स्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस था। इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक मतलब होता है नेट फोर्स 0। इसके बाद हेडिंग दे दीजिए डायनामिक इक्विलिब्रियम, DYNAMIC, डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसमें बोल दीजिए कि बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, बॉडी पहले से ही मोशन में है, एंड एट एन इंस्टेंट द नेट
फोर्स ऑन इट बिकम 0, उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो इट मींस एक्सीलरेशन बिकम 0। नेट फोर्स 0 हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सीलरेशन 0 हो गया, और फिर आगे लिखिए आप एक्सीलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। एक्सीलरेशन है डेल्टा v बाय डेल्टा t। अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो डेल्टा v 0 हो गया, अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो डेल्टा v 0 हो गया, और डेल्टा v 0 हो गया मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल 0 हुआ। ये v फाइनल डेल्टा v 0 हुआ है, v 0 नहीं हुआ है। सो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल। तो जब फोर्स 0 हुआ उसके जस्ट पहले जो वेलोसिटी थी उसके बाद में भी वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगी ड्यू टू इनर्शिया। जिस इंस्टेंट पे, मतलब ये जरूरी नहीं, हमने पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बॉडी पे अगर फोर्स 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे ही है। बॉडी पे अगर फोर्स 0 है तो हो सकता है बॉडी चल भी रही हो इनर्शिया के कारण। अगर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो फिर तो बॉडी चलती रहेगी जिंदगी भर। अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है, हाँ ये डी कांस्टेंट है, ये आसानी से ये 2-4-5 बार में ही अच्छे से दिमाग में बैठता है। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट वंडरफुल डाउट, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग इट। बहुत सारे सभी लोगों को इससे फायदा हुआ। अगर बॉडी पहले से रेस्ट पे है और उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए तो बॉडी रेस्ट पे बनी रहेगी, इसका नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और उस पर अचानक नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस पर एक्सीलरेशन 0 होगा, डेल्टा v 0 होगा पर v 0 नहीं होगा, तो फिर वेलोसिटी इनर्शिया के कारण मेंटेन रहेगी। अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा बॉडी रेस्ट पे रहती है, वो चलती भी रह सकती है। ओके, अब हम इस सवाल पे आ रहे हैं फाइनली, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। 20 मीटर में आपको टोटल वर्क डन निकालना है। सबसे आसान है, पहले तो हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स फॉर द एंटायर जर्नी। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं पूरी जर्नी के लिए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगातार कांस्टेंट है। पहले आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया था और शायद फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन होगा, बाद में कभी आपका फोर्स ये 75 न्यूटन में जो आप लगा रहे हो और लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन ही है, तो फ्रिक्शन तो मान लीजिए इस समय लिमिटिंग वैल्यू पे थ्रू आउट कांस्टेंट ही है। ये जरूर शायद फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है और फ्रिक्शन तो एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो ही जाता है। तो मैं फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालना ज्यादा पसंद कर रहा हूं क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स है और मुझे कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स है -50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -50 इनटू 20। बस अभी शायद मोशन इधर हो रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन पीछे है, मैं थीटा बीटा के हिसाब से भी करता तो भी मेरा आंसर तो आ ही जाता। अगर ऑलरेडी -50 पता है तो ज्यादा थीटा बीटा के बारे में मत सोचो। और फ्रिक्शन का वर्क तो आपकी इस समय थ्योरी से भी आप जानते हैं कि इस समय फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क ही कर रहा है क्योंकि बॉडी पे एक बाहर से फोर्स है जो मोशन क्रिएट कर रहा है, तो फिर तो खैर फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क ही कर रहा है। तो फ्रिक्शन का जो वर्क है वो -1000 जूल है। फ्रिक्शन का जो वर्क है वो निकालना मैंने ज्यादा पसंद किया क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट था, वो कांस्टेंट फोर्स था। पेपर में डेफिनेटली बहुत छोटे ही न्यूमेरिकल आ रहे हैं आजकल और 23 तक भी डेफिनेटली ये सिलसिला जारी रहेगा, चाहे वो जेई मेन हो और चाहे वो नीट हो। परंतु बड़े सवाल अगर एनसीईआरटी के सॉल्व हैं तो कर लेने चाहिए क्योंकि हो सकता है उनमें उनका कोई छोटा सा पार्ट फाइनल एग्जाम में आ जाए, इसलिए हमने इसे कर लिया। अदरवाइज मैंने अभी तक भी कोई भी स्टार कहीं दिया नहीं है सवाल से रिलेटेड। दूसरी जो बातें एक्स्ट्रा एडिशनल सीखी उन पे जरूर हमने स्टार दिया है, पर इस सवाल पे मैं तो स्टार नहीं दे रहा। आपको अच्छा लगे तो आप रिवाइज कर लीजिएगा और अगर आप इसे छोड़ते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। एकदम परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बात ध्यान रखें। ऑलराइट, इस समय अब हम देखते हैं अप्लाइड फोर्स का वर्क डन। तो ये हेडिंग दे सकते हैं आप इसमें कि अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वो ये पूरा एरिया होता है, ये पूरा एरिया होता है, ये पूरा ही एरिया होता है। एफ और नीचे जो एक्स एफ एक्स ग्राफ का एरिया होता है, तो वो नीचे तक आना पड़ेगा मुझे एफ एक्स ग्राफ का एरिया, और इसलिए मैं ये पूरा एरिया निकालूंगा, ये भी निकालूंगा, ये
ये सवाल मैं शायद फिर भी कर लूं क्योंकि मुझे इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है। मैं ग्राफ बना पा रहा हूं और ग्राफ एफएक्स ग्राफ का एरिया वर्क डन होता है बस। तो पहले तो 10 मीटर्स के लिए तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जो अप्लाइड फोर्स है उसका जो वर्क डन है शुरू में तो वह है इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि 100 into 10 है। इस रेक्टेंगल का एरिया फॉर 0 to 10 मीटर अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन है फ्रॉम 0 to 10 मीटर वो है इस रेक्टेंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद आप तो ये एरिया जो चाहिए आप चाहें तो इसे ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया कर सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा ये है कि आप ट्रेपेजियम का एरिया करिए। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ओवर 10 to 20 मीटर is equal to area of trapezium, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक साइड है जो कि 100 है और ये एक साइड है जो कि 50 है, यहाँ 50 है। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 - 10 और ये है 10, तो जाएगा 5 into 150 जो जाएगा 750 जूल। टोटल हो जाएगा 1750 जूल। ये मुझे अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालना है, और वर्क डन का मतलब होता है अगर जहां तक कांस्टेंट, अब वर्क डन का बेसिक मतलब होता है एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ। एरिया आपको निकालना है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। यहाँ तक का एरिया मैं अलग से निकाल सकता हूँ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, और यहाँ तक का एरिया मैं अलग से निकाल सकता हूँ ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूले से। ट्रेपेजियम का एरिया जरूर यहाँ एक अच्छी चीज रिवाइज हुई आपकी, वो आप देख लीजिए। बस हो गया। टोटल वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया वो दोनों पोर्शंस का मिला के 1750 जूल है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स तो -1000 जूल है। बस ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। इस सवाल पर मेरे ख्याल से तो कोई ज्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको इसे दोबारा रिवाइज करना हो तो करिए, नहीं तो कभी बाद में किसी रिवीजन में चौथे पांचवें छठे रिवीजन के बाद you will be more comfortable handling it. If you are already perfectly fine and you don't have any issue with it, then you may go ahead. जितना भी पढ़ेंगे फायदा तो मिलेगा, वेस्ट तो कहीं कुछ जाता नहीं है। पढ़ तो आप फिजिक्स ही रहे हैं या पढ़ तो आप मैथमेटिक्स ही रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़े या फिजिक्स पढ़े फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, आर्टिकल नंबर 6.6 फाइनली देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। इसमें भी मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग भी नहीं लगा रहा हूं। आप तो बस इतना ही एक लाइन 3 स्टार लगा के लिख दीजिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इवन फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इवन फॉर अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फाइनली उसने जो प्रूव किया है वो कुछ कहा तो है कि के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। हमने तो पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम पे अभी हम एक ही बात जानते हैं, और वो ये कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो इसने कुछ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से कुछ प्रूव तो किया है, और जो प्रूव किया है 6.8 बी में वो तो यही है कि kf - ki इज इक्वल टू w, और वो कह रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूव फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो आपसे केवल एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड है या नहीं है। तो हाँ भैया, नहीं जब भी वैलिड होती तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाते समय ही वो बता देता। खैर ये वैलिड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मैंने 3 स्टार दे तो दिए हैं, पर आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख दें नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, और बेटर चीजें हैं जो पेपर में नॉर्मली आती हैं, जो कोर मैटर है। और बहुत ज्यादा ऐसे हिडन पॉइंट, छुपे हुए पॉइंट नहीं आते हैं। पेपर वाले बनाने वाले की कोई मंशा नहीं होती कि आपको नचा नचा के मारा जाए। बहुत ही सिंपल जो ऑब्वियस चीजें हैं जो सबको आती हैं वही फिलहाल तो पेपर में आ रही हैं। वो दुश्मन नहीं है जो आपका पेपर बना रहा है, पेपर सेटर आपका दुश्मन नहीं है। और ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि सिर्फ टफ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं या जो हिडन फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं, जो कोर मैटर है, जो बिल्कुल ही कोर है, जैसे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफएक्स कॉस थीटा पे ही क्वेश्चन आने की केवल संभावना है। जहां वो देखेगा कि आप प्रॉपर थीटा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उस पे ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। बाकी ये सब टोटल कचरा है, पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। आगे कहता है while the work energy theorem is useful in a variety of problems, it does not in general incorporate the complete dynamic information of Newton's second law. It is an integral form of Newton's second law.
इंटीग्रेशन से कहीं कुछ आ रहा है ना, ये लाइन भी डैश करके लिख दीजिए, एक स्टार दे दीजिए, एक स्टार मतलब शायद गाली जैसा दे रहा है इसको, कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये बात भी बिल्कुल ही यूजलेस है। इंटीग्रल फॉर्म मतलब इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम इज एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज अ यूजलेस स्टेटमेंट। बिल्कुल साफ साफ लिख दीजिए यूजलेस स्टेटमेंट। The Newton's second law is a relation between acceleration and force at any instant of time. Work energy theorem involves the integral over an interval of time. Integral मतलब integration. In this sense, the temporal मतलब time, ये भी बकवास है. Information contained in the statement of Newton's second law is integrated over and is not available explicitly. पता नहीं, इतनी हाई फाई इंग्लिश तो अपने समझ में भी नहीं आती है, छोड़ दीजिए. Another observation is that Newton's second law for 2 or 3 dimensions is in vector form, whereas the work energy theorem is in scalar form. ये एक लाइन जरूर ठीक है. The scalar form information with respect to directions contained in Newton's second law is not present. देखिए, तो पता नहीं है क्या बातें कर रहा है, पर एक सुंदर सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर कोई सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो सकता हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें फिर आपको ये जानकारी नहीं चाहिए होती कि कब बॉडी पे कितना फोर्स काम कर रहा है. फोर्सेस की जानकारी नहीं चाहिए होती है. अगर आप fx cos थीटा से वर्क डन निकालते हैं तो आपको उसमें फोर्स की पूरी जानकारी भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए. ये बात कुछ कर रहा है लास्ट में कि the another observation is that Newton's second law for 2 or 3 dimensions is in vector form, whereas the work energy theorem is in scalar form. बस आप ऐसे ही चलिए एक लाइन लिख दीजिए, बस इतना ही लिख दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म. बस इतना सही एक स्टेटमेंट लिख दीजिए फिलहाल तो. न्यूटन सेकंड लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म व्हाइल वर्क एनर्जी थ्योरम इज इन स्केलर फॉर्म. वर्क एनर्जी थ्योरम इज इन स्केलर फॉर्म. और अगली एक लाइन लिख दीजिए जो आप लेटर ऑन ग्रेजुअली रियलाइज करेंगे, पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस लाइन में भी, और वो लाइन ये लिख दीजिए कि फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रेफरेबल. Work energy theorem is preferable, especially when force oblique acceleration is not directly given. अगर फोर्स की जानकारी आपको दी है और एक्सेलरेशन की आपको जानकारी दी है तो फिर ठीक है, आपकी जो मर्जी में आए करिए. पर अगर वो जानकारी है ही नहीं और वो वर्क डन निकालने के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब वो वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाएगा. ये सवाल आपके सामने जब आएंगे तो ही आप इसे ग्रेजुअली समझ में आएगी ये बात आपको, पर फिलहाल ये टोटली इसे भी इग्नोर मारा जा सकता है. काम की बात हमने अभी कुछ ज्यादा करी ही नहीं. एग्जाम्पल 6.6 पे चलते हैं. इसमें तो थोड़ा एडिशनल एडवांस्ड कैलकुलेशंस हैं तो मैं वो तो नहीं करूंगा, एक थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करके छोड़ देता हूं मैं. कितना ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड दिस मच एंड एज अ रफ पैच, जो कि 0.1 से 2.01 तक ही है. रफ पैच, बाद में रफ पैच नहीं है. इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल फोर्स है. 0.1 से 2.01 के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है. उसकी इक्वेशन उसने इतना ही मैं खाली देख रहा हूं कि चलो इसने फोर्स की इक्वेशन एक्स के टर्म्स में दी, तो अगर फोर्स की इक्वेशन एक्स के टर्म्स में दी है मतलब इंटीग्रेशन लगेगा. तो मैं इसे कुछ भी नहीं कर रहा हूं इसके बारे में. मैं तो कहता व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो ये एक अच्छी बात सीख रहा हूं मैं कि अगर कभी भी कोई कहे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो तो मैं उसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस देख लेता हूं. इतना ही कुछ आप लिख सकते हैं. If initially body is at rest, then final kinetic energy of the body is equal to work done by all the forces. Work done on the body by all the forces. तो यहाँ तो फोर्स एक्चुअली है कि यहाँ तो खैर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है भी नहीं, तो खैर करना तो आपको यही है कि K final minus K initial is equal to work done. K final minus K initial जो भी है minus half m square कुछ दिया हुआ है, और ये जो वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ f dot dx है, तो K final minus half m initial square is equal to ये है minus K by x dx, और ये मैं
0.1 से 2.01 तक इंटीग्रेट करूंगा। इसके स्टेप्स में आगे कैरी आउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो कि log x होता है अभी उसके बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं है। मुझे बस ये समझ में आ रही है, इक्वेशन लिखना मेरे को देख समझ सीखने को मिल रही है। सॉल्व तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने देखा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिवाय फ्रिक्शनल फोर्स के और कोई फोर्स है ही नहीं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट रिवाइज हो गया बस। K final minus K initial is equal to work done by all the forces, ये रिवाइज हो गया। और एक बार सवाल फिर से पढ़ के देखते हैं कि इस पे फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स है क्या। तो द ब्लॉक ऑफ मास दिस मच मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड दिस मच, मतलब इसमें ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको धक्का देके हमने छोड़ा था, हमने फोर्स नहीं लगाया था, हमने धक्का देके छोड़ा था, और जब ये जमीन पे एंटर हुआ 0.1 से 2.01 तक तो रफ फ्लोर पे घुस गया, तो हाँ उस पे फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स ही नहीं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, एंड ऑल द फोर्सेस के नाम पे यहाँ केवल फ्रिक्शनल फोर्स है, और बस ये वाला माइनस मैंने इसको लगा लिया, बस बात खत्म। अब फोर्स की इक्वेशन ही उसने, इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करने के लिए यू मस्ट हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि यहाँ दी गई है। इसको भी पूरी तरह छोड़ दें, दोबारा बिल्कुल भी ना पढ़ें। यहाँ वो लास्ट में कुछ कह रहा है, हेयर नोट दैट इन अ सिंबल फॉर द नेचुरल लॉगरिथम, ये नेचुरल लॉगरिथम वगैरह मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैंने इससे आपसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं कभी इसके बारे में बात करूंगा आपसे, नेचुरल लॉ और कॉमन लॉ के बारे में। फिलहाल आप उसे छोड़ दीजिए, और अब हम असली बात पे आ रहे हैं, और वो हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये ठीक है, थियोरी के लिए ठीक है, हेडिंग दे दीजिए आपकी 6.7, खाली इतना भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहता है वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग कहते हैं आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ बड़ा जीवन में कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आपके अंदर पोटेंशियल तो है सभी के अंदर। So there is a possibility कि आप कुछ बढ़िया करेंगे। The word potential suggests possibility और capacity for action, कि आप में भैया कैपेसिटी तो बहुत है, हल्ला बोल कर सकते हो आप। The term potential energy brings to one's mind stored energy, बस इतना ही आपको लिखना है। Potential energy means stored energy. Potential energy का मतलब है stored energy, और इसको मैं दे रहा हूँ 3 स्टार। Potential energy का मतलब होता है stored energy, ये आपको ध्यान में आना ही चाहिए। कहता है स्ट्रेस्ड बो स्ट्रिंग possesses potential energy। एक बार आपने जो बो एरो है, धनुष बाण है, उसकी जब आपने एक बार ये प्रत्यंचा चढ़ा ली, खींच लिया आपने, तो उसका जो स्ट्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके आपने रखी हुई। खींच के आप तैयार हैं, खींच के आप तैयार हैं कि when it is released the arrow flies off at a great speed, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आपने उसमें स्टोर की हुई थी ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बस, तो पहले तो हम यही चलिए बात करते हैं कि डिस्कस बो एंड एरो। बो एंड एरो को आप डिस्कस करिए, और उसमें हम इतना ही लिखेंगे कि जब हम बो को पीछे खींच रहे हैं, ऐसा लिख लीजिए, when the bow is being stretched backwards, when the bow is being pulled backwards, अपनी तरफ आप उसे खींच रहे हैं, then energy is getting stored in the bow, then या potential energy कह सकते हैं, potential energy is getting stored in the bow। आप तैयार हैं और अब आपने बो छोड़ दिया है, तो स्ट्रिंग ने बो को एनर्जी दी, तो लिख दीजिए when the bow is released, when the bow is released, potential energy stored in the spring, potential energy stored in the spring appears in the arrow in the form of its kinetic energy, appears in the arrow in the form of its kinetic energy। जो प्योर थ्योरी के सवाल हैं इनको दोबारा पढ़िएगा मत, ये किसी भी काम के नहीं है, ये आपके स्कूल एग्जाम तक में नहीं आने वाले। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं इस बात को पढ़ाता भी नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं पढ़ाता तो मैं शायद आपके साथ चीटिंग करता, पर ऐसा कुछ नुकसान आपका नहीं होने वाला है, वरना तो मैटर एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा।
तो इसको दोबारा आप, मैंने तो एक बार पढ़ा भी दूंगा, पर आप दोबारा इन पे ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए, थ्योरी में इंटरेस्ट बिल्कुल मत लीजिए प्लीज। रीजनिंग वाले क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, और मेरे हिसाब से मैं बहुत ही इडियोटिक बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट वाले सवाल भी पेपर में नहीं आते हैं। ना रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, ना थ्योरी इंपॉर्टेंट, ना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, केवल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन हो। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया के अगेंस्ट। खैर, कहता अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये तो मैं बिल्कुल तेजी में उड़ा दूंगा, बिल्कुल ही बकवास है। कहता अर्थ क्रस्ट यूनिफॉर्म नहीं है, बट हैज डिसकंटिन्यूटीज एंड डिसलोकेशंस दैट आर कॉल्ड फॉल्ट लाइंस। These fault lines in the Earth's crust are like compressed springs. स्प्रिंग को जैसे कि आपने कंप्रेस किया हुआ है, they possess a large amount of potential energy. इनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, they possess a large amount of potential energy and earthquake results when these fault lines adjust. अब earthquake की अगर बात आपको लगेगा, पढ़ा रहे हैं तो आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट तो है ही, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। earthquake results when these fault lines readjust. मैं इस बारे में कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, और आपको भी सलाह दे रहा हूँ कि आप इन्हें इंटरेस्ट मत लीजिएगा। यद्यपि ये अर्थक्वेक से रिलेटेड बात है तो लगता तो है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन। हाँ, ये एक लाइन जरूर डैश करके लिख दीजिए, हेडिंग दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, या बस एक लाइन लिख दीजिए डैश करके, 3 स्टार 2 स्टार ही लगा दीजिए, 2 स्टार लगा दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स एनर्जी, it's its energy by virtue of position or configuration. Is its energy by virtue of position or configuration. बस, बाकी अर्थक्वेक वाली बात में आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत लीजिएगा कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं, कौन सी एनर्जी रीएडजस्ट होती है। आई एम वेरी श्योर दिस इज नथिंग बट प्योर नॉनसेंस। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका डेवलप कराना चाहता है, इसलिए एनसीईआरटी की जिम्मेदारी तो है कि वो आपसे बातें करें, पर ये बात एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये सिर्फ बहुत एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है। आपको तो लगेगा कि एनसीईआरटी फिजिक्स को भी वैसे ही पढ़ना है जैसे एनसीईआरटी बायो को पढ़ा जाता है, नहीं। कहता लेट अस मेक अवर नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मोर कॉन्क्रीट, यानी अभी तक हमने सब बकवास ही की है। अब कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास m is mg, g में भी दिस मच, और हाइट h है, और वी कैन इग्नोर द वेरिएशन ऑफ g, upward direction will be positive, let us raise the ball up to a height h। तो मेरे ख्याल से तो आप हेडिंग दे दीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में हम शुरू से बता रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है ना, ये हम 8 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे यहाँ पे तो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर तक उठाएंगे, और क्या। तो अर्थ के आसपास के डिस्प्लेसमेंट्स के लिए स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कांस्टेंट माना जाता है। बहुत ही बड़ी हाइट्स हो जाएंगी 1 RE 2 RE, अर्थ के 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर टाइप की, तब जी वेरी करता है। तो अभी तो शायद हमें इस जी के वेरिएशन की बात उठानी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको तो अभी यही पता है कि हाँ जी होता है, 9.8 होता है। पर चलिए, पढ़ा है तो लिखा है इन्होंने, तो लिख देते हैं कि फॉर स्मॉल हाइट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर स्मॉल हाइट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक भी स्टार नहीं देंगे। फॉर स्मॉल हाइट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। छोटी हाइट जो अर्थ की सरफेस के करीब है वहां पर स्मॉल जी को कांस्टेंट माना जाता है। तो ये अभी हम नहीं भी आपको बताते तो आप जी को कांस्टेंट ही मानते, आपके ख्याल में भी नहीं आता कि जी पे भी कुछ सोचा जाए। तो अभी क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को उठा रहे हैं तो अर्थ के अट्रैक्शन के अगेंस्ट उठा, ऐसे लिख दीजिए, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी पुट थ्रू अ हाइट h। ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए जिससे यहाँ था, चलिए ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और मैं इसे यहाँ तक ले आया हूँ, और ये छोटी ही हाइट है, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, बस। तो लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h, बस। अब हमें तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, ग्रेविटी इसे नीचे अट्रैक्ट कर रही है, लिख दीजिए ओनली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज mg डाउनवर्ड। ग्रेविटी का फोर्स जो बॉडी पे काम कर रहा है वो है mg डाउनवर्ड थ्रू आउट।
तो मुझे जो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर पड़ेगा, पर ग्रेविटी के नीचे खींचने के बावजूद भी मैं इसे ऊपर उठा रहा हूँ, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये जो मैं ग्रेविटी की इच्छा के अगेंस्ट वर्क करूंगा ना, ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ऐसा लिख दीजिए, वर्क विल हैव टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क विल हैव टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, work will have to be done by external force on the body to lift it against, work will have to be done by the external force को highlight कर दीजिए, on the body to lift it against earth's attraction, अर्थ का फोर्स इस पे नीचे की तरफ है, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स इस पे नीचे की तरफ है, उसके बावजूद मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं, तो भाई मुझे तो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। फिर अगली लाइन में लिख दीजिए, दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट गेट्स स्टोर्ड, दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है ये बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं तो इंटरेस्टेड हूं केवल इसके मैथमेटिकल पार्ट में, जो कि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं। थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है वो प्योर एंड शेयर नॉनसेंस है। अगर उसको समझने में आपने टाइम लगाया, मतलब आप पर्पसली अवॉइड कर रहे हो अपने स्कोर को बढ़ाने का। इसमें कुछ भी दोबारा पढ़ने लायक नहीं है। सिर्फ मैथमेटिकल वाला पार्ट आप कई बार पढ़ें, थियरी वाले पार्ट को दोबारा बिल्कुल ना पढ़ें। फिजिक्स से ज्यादा छोटा सब्जेक्ट कोई सा और है ही नहीं, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, थियरी को पढ़ना ही नहीं होता। तो जितना, अगर आपको लगता है 100 पन्ने आपने पढ़े हैं, तो उसमें से सिर्फ 5 या 10 मेरे हिसाब से काम के हैं। इसलिए फिजिक्स का रिवीजन सबसे कम समय में होता है, और केवल मैथमेटिकल पार्ट करते जाइए, आपके 60 नंबर बढ़ते चले जाएंगे फिजिक्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं पढ़ रहा हूं, पैराग्राफ नंबर 2 क्या कह रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास m is mg, g may be treated as constant near the earth surface, by near we imply ये सब बकवास है, h much less than re, idiotic है, नॉनसेंस है, यहाँ इसको बात करनी ही नहीं चाहिए थी। कहता है we can ignore the variation of g near the earth surface, हम तो करते ही करते, तुम बकवास नहीं करते। तो कहता है in what follows we have taken the upper direction to be positive, let us raise, अब काम की बात आ रही है यहाँ पे कि let us raise the ball up to height h, the work done by the external agency जरा ध्यान दीजिए, against the gravitational force, शायद against को highlight कर दीजिए, against the gravitational force is mgh। इस बात को हम एक क्वेश्चन के रूप में करते हैं। ये मैंने थ्योरी के रूप में फालतू में ही पढ़ाया, सीधे मुझे आपसे क्वेश्चन के रूप में ही करना था। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, a body of mass m is raised slowly, now slowly is a very key word, is raised slowly to a height h। बॉडी का मास m है और इसे धीरे धीरे हम ऊपर ले जा रहे हैं हाइट h से। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ये मैथमेटिकल पार्ट है जो ऐसे क्वेश्चंस पे हर लाइन में से बना के आपको दे रहा हूं। सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़िए मैथमेटिक्स वाले, सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़िए, आपका बहुत तेज फिजिक्स में पकड़ बनेगी और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली आ जाएगा। सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करिए। अब क्या है, स्लोली से मतलब ये है कि देखो भाई, एक फोर्स तो इस पे mg नीचे काम कर ही रहा है, अगर मैं इस पे काफी बड़ा फोर्स लगा दूंगा mg से काफी बड़ा, तो बॉडी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। मैं ना इस बॉडी को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूँ, मतलब लगातार मैं इसके इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा हूँ। ऐसा लिख दीजिए, the body is being raised up slowly, the body is being raised up slowly, it means that the external force is just able to overcome the gravitational pull, is just able to overcome the gravitational pull। अगली लाइन में फिर से लिख दीजिए कि the body is being raised up slowly, the body is being raised up slowly को फिर से हाईलाइट कीजिएगा, throughout maintaining its equilibrium, throughout maintaining its equilibrium। इस बॉडी पे एक फोर्स mg नीचे काम कर रहा है और एक एक्सटर्नल ऊपर काम कर रहा है, तो मैं इस एक्सटर्नल को mg के बराबर हूं। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है,
एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू mg है और वो भी ऊपर है, तो अगर मुझे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो वर्क डन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो आप फोर्स भी एक्सटर्नल मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट फोर्स ये वाला मत देखिए, फोर्स खाली ये देखिए जिसका के वर्क चाहिए, मुझे इसका वर्क चाहिए तो मैं फोर्स ये लूंगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल लूंगा और इन दोनों के बीच का एंगल लूंगा जो कि 0 है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो है प्लस mg h। ये एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क लिया है वो मैं ये ना सोचूं कि mg से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हम उसे mg के बराबर ही मानते हैं। अगर ये 10 न्यूटन है और ये फोर्स 10.00001 न्यूटन भी है तो हाँ मोशन अपवर्ड्स हो जाएगा, पर 10.00001 को मैं मैथमेटिकली किस तरह अकाउंट फॉर करूं, तो हम उस छोटे से फोर्स को इग्नोर करते हैं और ये मानते हैं कि जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर है, तभी तो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इसमें आप ज्यादा मत ऐसा मत बोलिएगा कि ऊपर का फोर्स mg के फोर्स से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा तो है पर जिसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसे आप मैथमेटिकली अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, उसे 0 ही मानो ना। हाँ वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए पर वो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली बड़ा होना चाहिए, जिसकी थियोरी में तो लगता है कि बड़ी बात कर रहे हैं हम कि फोर्स जब ऊपर लगाएंगे वो mg से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पर वो थोड़ा सा जिसे आप क्वांटिफाई ना करें, जिसकी आप मैथमेटिक्स के रूप में आप बोर्ड पे ना लिख सकें कॉपी में, उसको हम 0 ही मानते हैं। इसलिए अपवर्ड फोर्स को आप बिल्कुल मत कहना कि वो नीचे वाले फोर्स से थोड़ा सा बड़ा होगा तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी, यही प्रॉब्लम आती है रियल फिजिक्स में और सिंप्लीफाइड फिजिक्स में, यही प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ अड़ जाते हो कि सब ऊपर का फोर्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, mg से थोड़ा सा बड़ा, मैं भी कहता हूँ हाँ mg से थोड़ा बड़ा, पर तुम बताओ मैं कितना लिखूं, मैं 1.01 mg लिखूं क्या? वो तो और भी बहुत ज्यादा बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आप इस लड़ाई में मत पड़िएगा। थोड़ा सा बड़ा कहने को ठीक है पर कैलकुलेशन के लिए उसका कोई उपाय नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम उसे सिंप्लीफाइड फिजिक्स में अपवर्ड फोर्स को mg ही लिख देते हैं। तो हाँ एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया वो तो mg h ही है और यही वर्क इसमें स्टोर हुआ है, इसलिए बात साफ है कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी में जो कि हाइट h से रेस की गई है, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी भी mgh स्टोर्ड है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस तरह से h हुआ। पोटेंशियल एनर्जी को एनसीईआरटी ने v लिखा है, v एट हाइट h इज mgh, बस ये आप दोबारा लिख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी को एनसीईआरटी ने v लिखा है, तो सारी की सारी थ्योरी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ वो जो क्वेश्चन के रूप में मैंने अभी आपसे मैथमेटिक्स की है इसकी बात करें। हाँ और इस फॉर्मूले पे ठीक है 5 स्टार दे देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल एनर्जी को इसने v से लिखा है, हम शायद u से लिखना पसंद करते हैं, पर पेपर में भी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है नीट में या जेई में वो v के नाम से ही लिखता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने v का नाम लिखा है। जरूरी तो नहीं है पर हाँ ऐसा वो करता है, ये कैपिटल v है स्मॉल v नहीं। कहता है h is taken as variable, it is easily seen that the gravitational force equals the negative of the derivative of, मैं इसमें सीधे आपको डायरेक्ट बात करता हूं, क्वेश्चन यही लिख देता हूं, चलिए क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं इसकी इक्वेशन पे तो बात पे आऊंगा, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट बात एक पढ़ा है। आप लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए कि in the above question what is the work done by the force of gravity, in the above question what is the work done by the force of gravity। तो ग्रेविटी का फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और ये एंगल 180 डिग्री है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन है वो है mg into h into cos 180 और इसलिए माइनस mgh। ये 5 स्टार देने लायक क्वेश्चन है, ये बहुत तंग करता है आपको। कहता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैं फोर्स तो ग्रेविटी का मार्क करूंगा कि मुझे जिसका वर्क चाहिए मैं फोर्स तो केवल वो मार्क करूंगा, मैं अब एक्सटर्नल फोर्स को मार्क ही क्यों करूं, मुझे ग्रेविटी का फोर्स चाहिए और ये मुझे पक्का यकीन है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, फोर्स ये लूंगा डिस्प्लेसमेंट ये लूंगा और इन दोनों के बीच में एंगल लूंगा। ये क्वेश्चन आप बहुत बार रिपीट कीजिएगा, ये माइनस साइन आपको बहुत इरिटेट करता है, बहुत तंग करता है आपको। ग्रेविटी का फोर्स ऐसा भी चलिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव and work done by attractive forces is negative, is mostly negative।
वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस इज यूजुअली नेगेटिव। ग्रेविटी का जो वर्क डन है इसमें जो माइनस साइन आ रहा है आपको बहुत तंग करता है। आपको ध्यान में सवाल ध्यान से ये देखना होगा कि वर्क डन बाय विच फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क चाहिए तो सिर्फ डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स मार्क करो, एमजी मत मार्क करो। और अगर आपको सिर्फ ग्रेविटी का वर्क चाहिए तो डायग्राम में सिर्फ एमजी मार्क करो, एक्सटर्नल फोर्स मत मार्क करो। फोर्स को केवल एमजी मार्क करो और डिस्प्लेसमेंट पूरा एक्चुअल मार्क करो और इनके बीच का एंगल मार्क करो। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरूर एक बात अच्छी जरा टफ बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं कि ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो है माइनस mgh और उसका भी जो नेगेटिव है वो वर्क डन है। ऐसा क्वेश्चन लिख दीजिए, रिलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, relate work done by gravity to the potential energy of body. Relate work done by gravity to the potential energy of body. तो यार work done by gravity आ रहा है minus mgh और potential energy आ रहा है plus mgh। इसका मतलब शायद मैं कह सकता हूँ कि potential energy is negative of work done by gravity, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस mgh है ना, ये वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ माइनस mgh, तो इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। हां, ये डेफिनेशन ठीक है आपको। ये लाइन एक जरा 4 स्टार देने लायक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये लाइन 4 स्टार देने लायक है। कोई फॉर्मूला होता तो मैं 5 स्टार दे देता। ये थोड़े कंफ्यूजिंग डिस्कशंस हैं, थोड़े टफ डिस्कशन हैं, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। और जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपको ये क्लियर हो जाए, आप इन पे नजर मारिए, आगे जाइए और कुछ सवाल करने के बाद या अगले दिन इस पे वापस आइए। नेक्स्ट डे तक ये थोड़ा शांत हो चुका होगा, तब ये इतना बवाल नहीं खड़ा करेगा। उस समय से इग्नोर ही मारिए। जब ये बवाल खड़ा कर रहा है, जब ये दानव जैसा आपको दिख रहा है, उस समय इग्नोर इसे मारिए और चुपचाप पतली गली से निकल लीजिए। और जो सवाल आपसे बनते हैं 1-2 सवाल वो करिए। सिर्फ सवाल करने से कॉन्फिडेंस आएगा, थियोरी पढ़ने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और बस जो भी शुरू में आपको तकलीफ दे रहा हो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस mgh, तो मैं mg को कहना चाहता हूँ, ये v है पोटेंशियल एनर्जी ना v, यानी vh is the negative of work done by gravity. Potential energy is negative of work done by gravity. मैं इसमें से h को अगर नीचे ले जाऊं तो ये mg बच जाएगा, तो प्लस mg बनेगा। मैं आपको सीधे मैं भी वही कहता हूँ, इससे किया है एक लास्ट फॉर्मूला, बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये लिख दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। टफ भी है, इजीली आपको अभी शुरू में समझ में भी नहीं आएगा कि कैलकुलेट या राइट अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड पोटेंशियल। तो जो फोर्स है ना, ग्रेविटी का फोर्स तो मैं माइनस mg कह रहा हूँ, मैंने इसमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ग्रेविटी के फोर्स को चलो हम माइनस कह रहे हैं, ये मान लेते हैं, तो ये माइनस mg इंटू h बाय h है, तो ये माइनस mgh अपॉन h है। इन जनरल में फोर्स को माइनस ही कहना चाहता हूँ, vh बाय h। डेरिवेशन पे ध्यान मत दीजिए, आपको फोर्स को ये लिखिए माइनस डी डी एच ऑफ एच, ऐसा लिखेगा। आप कुछ डेरिवेशन पे ध्यान मत दीजिए, ये शुरू में इग्नोर मारिए, इस पे बहुत सारे दिन इसको देखिए ही मत। मैं इस रूप में से ज्यादा लिखा करूंगा और धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना इसे देखने की, तब आपको इस समझ में भी आने लगेगा। अभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा। मैंने एक मोटा सा रफ सा आइडिया आपको दे दिया, एक अलग से इस रूप में आपके ज्यादा काम आएगा। इस रूप में ये एनसीईआरटी में लिखा है, इस ज्यादा काम नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। असली में इस पे 5 स्टार होने चाहिए थे। एफ का फॉर्मूला है माइनस डी यू बाई डी एक्स।
ये मैं और डिटेल में आपको समय आने पे और समझा दूंगा। हाँ, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, पर ये थोड़ा टफ है। इसकी पहले आदत बन जाए, उसके बाद ये समझ में आने लगेगा। All right, that is all for now. इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, ये जो एक तो पहली बात है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो हम h कह रहे हैं, पर अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो हम उसे x कह देंगे। हम हाइट h ले रहे हैं या x ले रहे हैं या y ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। कभी हम f का फॉर्मूला माइनस du by dy भी कह सकते हैं जब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो यहाँ हाइट की बात चल रही थी तो हमने इसे h कह दिया, और इन जनरल हम इस रूप में ज्यादा यूज करते हैं। u पोटेंशियल एनर्जी है और x डिस्प्लेसमेंट है, जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। ये जो h है ये v into h नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ v है, ये सिर्फ पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे कि हम ऐसा लिखते हैं v एज अ फंक्शन ऑफ h। तो ये v into h नहीं है। अगर ये v into h होता तो h और h कैंसिल हो जाता, पर ये ऐसा नहीं है। ये है ddh ऑफ v। अब v को एनसीईआरटी ने लिखा है v एज अ फंक्शन ऑफ h, क्योंकि v के फॉर्मूले में h आ रहा है ना, तो v एज अ फंक्शन ऑफ h की वजह से वो ब्रैकेट में हम h लिख रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस रूप में ज्यादा यूज करिए। ये अगर ऐसा इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिया ना तो ये v into h नहीं है, ये अब है मैथ्स की भाषा में v एज अ फंक्शन ऑफ h। तो h और h ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। ऑलराइट, थैंक यू।